हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूम इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में आपका लेसन 7 चल रहा था, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो उसमें अब तक हमने 12 वीडियो अपलोड कर दी हैं। ये उसकी 13वीं वीडियो है। इसमें आज आपका ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका पूरी तरह से विस्तृत जानकारी करेंगे। क्लियर है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये ओजोन है तो ओजोन आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में से खत्म कर दिया है। ओजोन यूपी बोर्ड के सिलेबस में से खत्म कर दिया है। बात आ रही है आरबीएसई की, बिहार बोर्ड की, एमपी बोर्ड की और छत्तीसगढ़ बोर्ड की। इन बोर्डों में अभी ओजोन है, तो इसलिए हम ओजोन के बारे में सब कुछ बताएंगे। और फिर देन आपका SO2 पढ़ाएंगे। SO2 यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरबीएसई मतलब बाकी सभी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, यूपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात आती है कि यूपी बोर्ड वाले ओजोन ना पढ़ें तो वीडियो ना देखें। वीडियो बिल्कुल देखो। आईआईटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं प्रश्न इसके ऊपर से, तो बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएगी और बहुत ही 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो फिर SO2 पढ़ना तो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओजोन की बात करते हैं। ओजोन कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे वान मेरूम। इन्होंने देखा कि जहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन जो होती हैं, आपकी वैद्युत विसर्जन मशीन, क्या वैद्युत विसर्जन मशीन, यानी जहां से आपका आवेश फैल रहा होता है, तो वहां पर इन्होंने देखा कि जो वैद्युत विसर्जन मशीन यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहां पर होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी जहां पर आवेश का फैलता है, जहां आवेश फैलता है आपका, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का तो मतलब आप समझ ही रहे हो। तो वहां पर एक विशेष प्रकार की गंध अनुभव की। कौन ने? वान मेरूम ने। पर इनको अभी तक नहीं पता कि ये गंध किस चीज की है, पर इन्होंने गंध महसूस की। तो यहां पे ये खोजकर्ताओं की बात चल रही है, खोज किस तरीके से हुई इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात आ जाए तो किसने इसके बारे में बताया? तो वान मेरूम ने बताया। बात आती है कि फिर इनका जो नाम था ओजोन किसने रखा था? सोन वाइन ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1840 में इस गैस का, यानी कि जो वैद्युत विसर्जन मशीन के पास जो विशेष प्रकार की गंध आ रही थी, उसको एनालाइज किया, उसका स्टडी किया। फिर उन्होंने बताया कि इसका, यानी यहां पर ये जो गंध आ रही है, ये एक नई गैस की आ रही है गंध। कोई यहां पर कोई एक नई गैस बताई उन्होंने कि ये जो गंध है, गंध का कारण है यहां पर कोई नई गैस है। उस गैस का उन्होंने नाम दिया ओजोन। क्या नाम दिया था? ओजोन। ओजोन क्यों दिया? ओजोन इसलिए दिया क्योंकि ओजो उनका ग्रीक भाषा का शब्द बनता है। इसका मतलब होता है मैं सूंघता हूं। उन्होंने क्या किया? यार मुझे तो कुछ यहाँ पे स्मेल आ रही है, मुझे सूंघ रहा हूँ, इसको मैं समझ सकता हूँ कि ये कोई एक नई गैस की गंध है। इसीलिए ओजो का मतलब होता है मैं सूंघता हूँ, मैं सूंघता हूँ। ये आपको पता चल गया ओजो का अर्थ क्या होता है। अब इसका नाम किसने दिया? तो ये तो तुम्हें पता चल गया, इन्होंने सबसे पहले बताया। और इस गैस का नाम, ओजोन का नाम किसने? साई वाइन ने रखा। सॉन वाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सॉन वाइन ने क्या नाम रखा? ओजोन। बाद में फिर ये सॉरेट नाम के वैज्ञानिक आए। इन्होंने इतना ही काम किया। इसके बाद में इन्होंने इसका और ज्यादा स्टडी किया। फिर इसके जो अणु सूत्र के बारे में किसने बताया कि इसका अणु सूत्र O3 होता है, ये सॉरेट ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि भाई ये जो O3 है, ये आपका ऑक्सीजन का ये प्ररूप है एक। तो ओजोन जो गैस है, ये आपकी ओजोन का एक अपर रूप होती है। ये किसने बताया? सॉरेट ने बताया। ओजोन का अणु सूत्र O3 किसने बताया? सॉरेट ने बताया। कौन सी सन में बताया? 1866 में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट बन जाते हैं। सॉन वाइन ने क्या बताया कि ये गैस है, इसका नाम बताया। और सबसे पहले खोज किसने करी? वान मेरूम ने। तो जिस तरीके का क्वेश्चन आ जाए उस तरीके का आपको उत्तर देना है। अब बात आती है कि ये वायुमंडल में भी पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है साहब। वायुमंडल में ये बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है, नीचे की वायु में। लेकिन हमारे जमीनी स्तर से, यानी पृथ्वी तल से हम बात करें, पृथ्वी तल से ऊपर चले जाओ ऐसा 20 से 25 किलोमीटर,
पृथ्वी तल से, यानी यहाँ से जमीन से पृथ्वी तल से 20-25 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो वहां पे क्या है, ओजोन को एक क्लाउड मिलेगा, यानी कि ओजोन बहुत अधिक मात्रा में ओजोन मिलती है, बहुत अधिक मात्रा में। तो वहां पे ओजोन की एक लेयर सी बन जाती है, यानी कि वहां पे बहुत बड़ा एक क्लाउड है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में ओजोन है, तो उसको बोला गया ओजोन परत। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्लाउड है, जब सूर्य से घातक किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, वो इस क्लाउड से होकर गुजरते हैं, तभी तो पृथ्वी पर आएंगी। भाई पृथ्वी से 20-25 किलोमीटर ऊपर, ऐसा समझिए एक मतलब बारातों में गए तो वहाँ पे टेंट वगैरह लगा देते हैं, तो जो बारिश आएगी तो टेंट पे से नीचे आएगी, छत पे से ही तो आएगी। तो उसी तरीके से वो एक क्लाउड है आपका, बहुत बड़ा परत है, जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें इससे पार होकर ऐसे करके आती हैं, ऐसे करके, तो ये इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कौन? ओजोन। जब ये इन किरणों को अवशोषित कर लेते तो ये सूर्य से आने वाली घातक किरणों को, यानी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं जाने देती। लेकिन इसकी भी एक हर चीज की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसकी भी एक कमजोरी है कि इसकी कमजोरी ये है कि जो जैसे NO गैस है, NO गैस, CO2 गैस, CO गैस, ये इसको क्या कर देती है, इससे क्रिया करके ये अपघटित हो जाती है ओजोन। तो हमारे पृथ्वी पर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मात्रा बढ़ रही है, NO की गैस की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी मात्राएं बढ़ती जा रही हैं, निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके कारण ये जो परत है, ये जो गैसें हैं, ये भी ऊपर जा रही हैं वातावरण में। जब ऊपर जा रही हैं तो ये यहाँ ओजोन परत पर जाकर क्रिया करती हैं और ओजोन परत का अपघटन कर देती हैं, क्षय कर देती हैं। तो निरंतर ये जो परत है पहले काफी बड़ी थी, अब क्या लगातार पतली होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका अपघटन होता जा रहा है। ये जो पतली हो रही है परत, इसी को बोलते हैं ओजोन छिद्र। क्या बोलते हैं? ओजोन छिद्र। तो ओजोन छिद्र क्या है? कुछ नहीं है कि जो पृथ्वी से 20-25 किलोमीटर ऊपर जाके ओजोन की बहुत मात्रा अधिक है, बहुत अधिक मात्रा, जिसको हम ओजोन परत करते हैं। लेकिन पृथ्वी पर लगातार प्रदूषण बढ़ने के कारण NO, CO2, CO, किलो CFC गैसें बढ़ने के कारण, लगातार गैसों की मात्रा अधिक होने के कारण, इससे ये गैसें ऊपर वातावरण में जाती हैं और ओजोन से क्रिया करके ओजोन परत का क्षय कर रही हैं, अर्थात ओजोन का अपघटन कर देती हैं, जिससे लगातार ओजोन परत पतली होती जा रही है। इसी को हम ओजोन छिद्र कहते हैं। यदि भविष्य में ऐसे ही इसी तरीके से आगे ये बढ़ता रहा आपका ओजोन का क्षय, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये परत इतनी पतली हो जाएगी कि सूर्य के आने वाली किसी भी किरण को ये अवशोषित नहीं करेगी तो थोड़ा बहुत करेगी, सारी किरणें पृथ्वी पर आएंगी। और पृथ्वी पर आने के बाद आप कहोगे सर ये पृथ्वी पर आ गई तो क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा। देखिए क्या होगा। ये जो मानव है, ये ठीक है, ये आपका जो मानव है, इसकी त्वचा पर कैंसर, त्वचा पर फफोले, त्वचा का कैंसर नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और देखा होगा ये त्वचा का, पहले कैंसर बहुत कम था, लेकिन अभी त्वचा का कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यदि पूरे, ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये सभी देशों की समस्या है, सभी देशों की समस्या है, ये पूरी दुनिया की समस्या है, पूरी पृथ्वी की समस्या है, क्योंकि सूर्य की किरण पृथ्वी पर आ रही है। यदि प्रत्येक देश को, दुनिया के प्रत्येक देश को इसके ऊपर कठोरता से कदम नहीं उठाया गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि हर 100 में से 80 इंसान क्या होंगे? आपके त्वचा कैंसर से ग्रस्त होंगे। क्लियर है? तो इसको, और देखिए ये ऐसा ही नहीं कि कार्बन से इससे ही हो रहे हैं, गाड़ी वाड़ी चलाने से नहीं। सबसे ज़्यादा CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती हैं, ये आपकी जो फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, जितने भी कोल्ड स्टोर्स हैं, यानी जितनी ठंडी करने वाली गैसें हो, मतलब जहाँ पर ठंडी करने वाली जो गैसें होती हैं, ठंडा करने के लिए तुम्हें पता है रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रीज बोलते हो आप, उसमें एक सिलेंडर होता है, उसमें अमोनिया गैस भरी जाती है। फ्रीज में तो अमोनिया गैस भरी जाती है, ध्यान से समझ लेना, अमोनिया गैस भरी जाती है, लेकिन उस रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है वो क्या निकलती है? CFC निकलती है। क्या निकलती है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलती है, जो पराबैंगनी किरण, मतलब जो ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती हैं ये किरणें, ये मतलब गैसें। इसीलिए जो अमेरिका है उसमें बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा वो हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा CFC उत्पादक देश है वो। हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा।
तो इस तरीके से इन सब चीज़ों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो एक समय आपको पता है कितना घातक होने वाला है। खैर छोड़िए, अब इसके हम बनाने की बात करते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो देखिएगा, इसकी बनाने की हम बात करते हैं। इसका बनाने की सिंपल सी विधि है क्या, ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। लेकिन कैसा विद्युत अपघटन करेंगे, ऑक्सीजन का करेंगे हम साइलेंट विद्युत विसर्जन। मतलब साइलेंट का मतलब है निःशब्द, यानी बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए। साइलेंट का मतलब ऐसा समझिएगा जैसे कोई हम दो तारों को एक आपस में करते हैं तो उसमें चिंगारी आती है, चिटर चिटर आवाज आएगी, आग जलेगी, तो वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों, यदि ऐसा कुछ होगा तो वहां पे आग लग जाएगी, उसका विद्युत अपघटन हो जाएगा ओजोन का। इससे रोकने के लिए हम इस ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निःशब्द बोले तो साइलेंट विद्युत विसर्जन करते हैं और आपका O3 प्राप्त कर लेते हैं। ऑक्सीजन से O3 प्राप्त कर लेते हैं। आप कहोगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो भैया 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो और 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये बराबर हो गया। तो ये ऑक्सीजन है, ये आपका क्या बन गया, ओजोन बन गई। तो ओजोन कैसे बनती है, ऑक्सीजन का साइलेंट विद्युत विसर्जन करके या साइलेंट विद्युत अपघटन करके हम ऑक्सीजन को प्राप्त कर ले। विसर्जन लिखना, ठीक है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके हम ऑक्सीजन को O3 में परिवर्तित कर लेते हैं या बदल लेते हैं या इसको प्राप्त कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसकी कुछ भौतिक प्रॉपर्टी समझ लीजिए। भौतिक प्रॉपर्टी क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना। भौतिक प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, इसकी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि ये एक सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस होती है। इसमें बहुत बुरी गंध आती है। तो कैसी आती है, सड़ी मछली जैसी गंध आती है। सड़ी मछली जैसी गंध आती है, क्लियर है। दूसरा और खास बात दूसरा है, इसका द्रव अवस्था में तो रंग, इसका द्रव अवस्था में गहरा नीला रंग होता है। द्रव अवस्था में तो इसका नीला रंग होता है, गहरा नीला, और ठोस अवस्था में बैंगनी रंग होता है। ठोस अवस्था में कैसा रंग पाया जाता है इसका, बैंगनी, और यह वायु से भारी होती है, वायु से भारी है। पांचवा एक और लिख लीजिए आप, वायु से भारी। जल में यह अल्प मात्रा में विलय होती है, जल में कैसी होती है, अल्प विलय होती है, क्लियर है। तो ये सारी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक प्रॉपर्टी, जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफी है। अब इसके उपयोग और देख लीजिए। उपयोग देखिएगा, उपयोग ओजोन के उपयोग की हम बात करें, सबसे पहला उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है। जल के शोधन में इसका उपयोग होता है, यानी जल को शुद्ध करने में। तीसरा हम बात करें तो आपका जल के शुद्ध करने में होता है, और आपका इसका उपयोग उसमें भी होता है, ये जो आपका कपूर बनाने में। चौथा इसका उपयोग होता है आपका, जैसे कपड़ों का रंग जो होता है, कपड़ों के रंग को विरंजन करने में, यानी कि रंग उड़ाने में, कपड़ों के रंग को विरंजन करने में। तो ये इतने इसके उपयोग काफी हैं। दो भौतिक गुण याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपने SO2 गैस पर आते हैं। SO2 गैस का सचित्र वर्णन करते हैं। अब आ जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पर। किस पर, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करेंगे चित्र के साथ में। पहले एक नॉर्मल विधि कर लेते हैं इसकी। पहले नॉर्मल बनाने की विधि की हम बात करें, ये नॉर्मल विधि है। यदि हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं
तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, SO2 बन जाता है। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं या गर्म करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। यानी सल्फर को आप ऑक्सीजन में, केवल ऑक्सीजन में जलाओ तो वहाँ से जो गंध निकलेगी वो सल्फर डाइऑक्साइड की होगी। क्लियर है। अब आ जाती है प्रयोगशाला विधि, इंपोर्टेंट है यहाँ पे, इंपोर्टेंट लिख लेना आपके लिए। क्या, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में ये कैसे प्राप्त की जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। प्रयोगशाला में कॉपर की छीलन पर, यानी कॉपर की छीलन पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराकर SO2 गैस प्राप्त की जाती है। SO2 गैस प्राप्त की जाती है, ये होगी प्राप्त। और इस क्रिया में आपका कॉपर सल्फेट भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कॉपर सल्फेट, Cu2SO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है Cu2SO4, ये भी प्राप्त होता है। अब इस रिएक्शन को संतुलित करो, कैसे करोगे देखिएगा। हमने थ्योरी याद कर ली कि जब हम कॉपर की, यानी तांबे की छीलन, ये क्या है आपकी, तांबे की छीलन, तांबे की छीलन यानी कि बहुत ही, छीलन तो आप समझ ही रहे हो, बुरादा, तांबे का बुरादा है, उस पर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो गर्म करते हैं, इसकी क्रिया इसके साथ में करते हैं तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। अब ये बन गई, इसके साथ में कॉपर सल्फेट भी प्राप्त होता है तो कॉपर Cu2SO4 प्राप्त हो गया। अब इस रिएक्शन को संतुलित करें, यहाँ पे कितना है, Cu2 है, यानी Cu2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये 2 की मल्टीप्लाई कर दी, Cu2 बराबर हो गए। यहाँ SO4 यहाँ पे भी, यहाँ पे SO4 है, लेकिन यहाँ पे 2 और आ रहा है तो भाई 2 यहाँ पर आ रहा है तो मैं 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दे रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिएगा 2 चौक 8 हो गए। अब यहाँ पे कितने, 2 हैं और यहाँ पे कितना है, 4, तो 6 हो गए। तो 6 हैं और 2 बच रहे हैं आपके, और आपका H भी बच रहा है तो आप आंख मीच के कितना लिख दोगे, 2H2O और लिख दोगे। क्यों, क्योंकि 2 O एक्स्ट्रा है इधर तो 2H2O आएगा, जितने O उतने H2O लगा देते हैं, 2H2O होगी, लो संतुलित, देख लीजिए वरना 4H 4H, 2 Cu 2 Cu, S कितने यहाँ पे, 2 हैं, S में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, 1S और 1S 2S हो गए। O कितने यहाँ पे, 4 दूनी 8 हैं, O 2 4 6 हो गए, और 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, तो इसका कॉपर सल्फेट लिख देना, इसका सल्फर डाइऑक्साइड लिख देना, बन गई। एक बार मैं और आपको एक रिएक्शन को फिर से बता दूं, जैसे हमने थ्योरी याद कर ली कि कॉपर की क्रिया, तांबे की छीलन की क्रिया या कॉपर के छीलन की क्रिया H2SO4 से कराते हैं तो आपका SO2 बनता है और साथ में आपका Cu2SO4 भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये प्राप्त हो जाती है, थ्योरी याद कर लिया आपने। अब इसको संतुलित करेंगे, यहाँ पे Cu के साथ 2 लग रहा है, मैंने 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, Cu बराबर हो गया। अब यहाँ पे कितना है, O यहाँ पे 4 है, यहाँ पे O 2 है और यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 है, तो 6 O हो गए। तो इधर मैंने क्या करा, 2 की मल्टीप्लाई कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि इधर यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी। तो कितना हो गया आपके, इधर 8 हो गए O, लेकिन इधर 6 हैं। जब 6 हैं तो आप क्या करोगे, या तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, पर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दोगे तो यहाँ पे H भी तो है, तो H दिखाई दे और O दिखाई दे। तो हमने पहले ही बता रखा है एक सीधा सा कंसेप्ट, यदि आपको H भी मिल जाए और O भी मिल जाए तो जितने O होते हैं उतने H2O लगा दो, H2O लिख के उतने की मल्टीप्लाई कर दो, 2 O एक्स्ट्रा है, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, अपने आप संतुलित हो गई रिएक्शन। क्लियर है, इस तरीके से बन गया। अब इसकी बात करते हैं कि ये प्रयोगशाला में बनाई कैसे गई, इसकी क्रिया विधि का वर्णन करते हैं चित्र के साथ। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, देखिएगा यहां से मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, ये देखिएगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक यहाँ पर स्टैंड लेते हैं और स्टैंड पर एक ये जाली लगी होती है और उस पर हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क को कस लेते हैं। ये यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ये देखिएगा, ये फ्लास्क ले लिया हमने। ठीक है, चित्र अभी समझ जाना, क्योंकि जब मैं चित्र बनाता हूँ ना तो वीडियो को रोक के एकदम बेहतरीन तरीके से बनाता हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये फ्लास्क बन गया आपका। ठीक है, इस फ्लास्क में हम क्या करते हैं, एक डाट लगा देते हैं। और डाट कैसी लगा देते हैं, ध्यान समझ लें, 2 मुंह वाली डाट लगाते हैं। एक मुंह में आपका क्या भरते हैं, थिसल कीप लगा देते हैं। थिसल कीप का मतलब इस तरीके से होती है वो। ठीक है, ये थिसल कीप। और दूसरे में हम क्या लगा देते हैं, दूसरे में हम इसके दूसरे मुंह में
देखिएगा ये तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया, और ये इसके दूसरे मुंह में हम क्या एक निकास नली जोड़ देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे क्या होता है गैस जार रखा होता है। ठीक है, ये आपका गैस जार बना दीजिए। ये जब मैं बनाता हूँ वीडियो रोक के तब तो भाई सीधी सीधी बन जाती है लाइन। ये है आपका गैस जार बन गया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये गैस जार बन गया। ठीक है, ये है आपका गैस जार, और ये आपका फ्लास्क हो गया। ये यहां पर क्या हो गई, ये जाली हो गई। ठीक है, और ये यहां पे हमने क्या कर दी, ये जाली हमने ये कस दी स्टैंड पर। स्टैंड पर ये कस दी, और इसके नीचे हमने क्या बर्नर लगा दिया। बर्नर ये यहाँ पे बंद करने का हो जाएगा। ये हो गया आपका बर्नर, ये बर्नर हो गया, ये फ्लास्क हो गया, ये थिसल कीप हो गई। सिल्कीप ये हो गई निकास नली। निकास नली, ये गैस जार हो गया। ये आपका चित्र बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिएगा इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर तांबे की छीलन ले लेते हैं। इसमें क्या ले लेते हैं, तांबे की छीलन ले लेंगे, तांबे की छीलन। और इसमें से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे से हम H2SO4 सांद्र H2SO4 डालते हैं। सांद्र होता है और ये कैसा होता है, गर्म, थोड़ा गर्म होता है। ठीक है, सांद्र H2SO4 इसमें भर लेते हैं, और भरने के बाद यहाँ पे ये लगा होता है ये रोकने वाला, इसको इससे डाट से इसको धीरे धीरे करते बूंद बूंद करके इसमें हम गिराते हैं। ठीक है, तो इसमें जब धीरे धीरे करके इसमें करते हैं, ये यहाँ पे क्या है आपका तांबे की छीलन होती है। इसमें क्या भर लेते हैं आप, तांबे की छीलन। अब इसमें क्या है, लो होगी गैस। इस विधि में एक गोल पेंदी के फ्लास्क में तांबे की छीलन लेकर उसमें 2 मुंह वाली कॉर्क लगा देते हैं। इस कॉर्क की एक मुंह में थिसिल कीप लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तथा दूसरे मुंह में एक निकास नली जोड़ देते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे को एक गैस जार से जोड़ देते हैं। जब इस फ्लास्क में H2SO4 गिराकर गर्म करते हैं तो SO2 गैस बनने लगती है, जिसे हम गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। क्लियर है। यदि ये गैस जार उल्टा रखा होता तो उसको बोलते हैं अधोमुखी विस्थापन, और यदि सीधा रखा होता है उसको बोलते हैं वायु का विस्थापन। क्या बोलते हैं, वायु के विस्थापन के द्वारा अलग कर लेते हैं उसको। सीधा हटाएंगे ना इसको, वायु का विस्थापन। अधोमुखी यानी उल्टा मुंह करके, सीधे मुंह को वायु का विस्थापन बोलते हैं, क्योंकि ये मुंह ऊपर की ओर रहता है वायु की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो आपको समझ में आ गई गैस कैसे बन गई आपकी। एक बार फिर से, इस विधि में ये गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, उसमें 2 मुंह वाली कॉर्क लगा देते हैं। इस कॉर्क के एक मुंह में थिसल कीप जोड़ देते हैं, तथा दूसरे मुंह में एक निकास नली जोड़ देते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे को एक गैस जार से जोड़ देते हैं। जब फ्लास्क में सांद्र H2SO4 डालकर या सांद्र H2SO4 गिराकर गर्म करते हैं तो SO2 गैस बनने लगती है। SO2 गैस बनने लगी, जिसको जो निकास नली के द्वारा गैस जार में एकत्रित हो जाती है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगी, कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में तांबे की छीलन भर लेते हैं, देन उसके बाद उसमें एक डाट लगा देते हैं, और डाट भी ऐसी लगाते हैं जिसमें 2 मुंह हो, तो 2 मुंह वाली कॉर्क लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं। उस 2 मुंह वाली कॉर्क के एक मुंह में थिसल कीप जोड़ देते हैं, तथा दूसरे मुंह में निकास नली जोड़ देते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे को गैस जार से जोड़ दिया जाता है। जब थिसल कीप के द्वारा H2SO4 गिराया जाता है और फ्लास्क को गर्म किया जाता है, तो
SO2 गैस बनने लगती है, जिसको गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। क्लियर हो गया बात। अब ये आपका यहां से गैस जार में बन गया, एकत्रित हो गया। इसकी कुछ उपयोग होते हैं, इसके कुछ भौतिक गुण होते हैं, वो समझते हैं। इसके क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। ये गैस भाई, सबसे पहली बात हम बता दे रहे हैं आपको, इसके कुछ भौतिक गुण समझेंगे यार। भौतिक गुण पढ़ेंगे, इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। इसके भौतिक गुण पढ़ लीजिए। भौतिक गुण, भौतिक गुण ध्यान समझिएगा। पहला, ये रंग बहुत तीव्र गंध वाली गैस है। इसमें कैसी होती है, तीव्र गंध, तीव्र गंध वाली गैस होती है। ये बहुत ज्यादा विषैली होती है। ये कैसी होती है, बहुत विषैली होती है। और विषैली होने के कारण इसके सूंघने से श्वास रोग हो जाता है, दम घुटने लगता है, आदमी की मृत्यु तक हो जाती है ज्यादा सूंघ ले तो। ये वायु से भारी होती है, वायु से भारी होती है। यदि कोई पूछ ले कितने गुना भारी होती है, तो इसके लिए आप लिख दोगे वायु से 2.2 गुना भारी होती है। ये यानी कि जल में बहुत अधिक विलेय होती है, जल में अधिक विलेय होती है, अधिक विलेय होती है। क्लियर है यहां तक। अब ये तुम्हारा यहां तक क्लियर हो गया। आप छठा पॉइंट लिखना चाहो लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। छठा पॉइंट मारो गोली, इतना ही काफी है। ठीक है, ये पॉइंट काफी है आपके। अब इसके कुछ उपयोग लिखेंगे। उपयोग से पहले कुछ रासायनिक गुण कर लेते हैं। इसको मिटा दूं मैं, अब रासायनिक गुण करेंगे आपके इसके। अब आते हैं इसके रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण पहले करेंगे जल से क्रिया। जल से क्रिया, ये SO2 है, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, यानी कि H2SO3। H2SO4 तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये सल्फ्यूरस अम्ल होता है, ये अम्ल बनाती है। रिएक्शन संतुलित अपने आप है, देखिएगा H2S लगा दिया, 2 और 1 और 3 हो गया। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। दूसरी, ऑक्सीजन से क्रिया। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके और ये भी V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। तो देखिएगा यहाँ पे ये 2 हैं और ये यहाँ पे 4 हो गए। यहाँ पे कितने, 3 हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये 2 की मल्टीप्लाई होगी तो बराबर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 2 6, 2 3 6 और 2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये बन गया आपका। तो ये बन जाता है। और ये क्रिया आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको। तो ये है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है आपका। फिर तीसरा पॉइंट लिख लीजिए इसकी, क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया करके ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। यानी SO2 इससे किससे क्रिया करेगी, CO2 से क्रिया करेगी, और वो भी किसमें, Sl, सनलाइट। यानी SO2 गैस क्लोरीन से क्रिया करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। इसकी खास बात है कि सनलाइट, Sl का मतलब क्या है, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है इसकी। बिना सूर्य के प्रकाश में ये क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये है आपके, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, अब तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा अब इसके कुछ उपयोग हैं, उपयोग लिख लीजिए। उपयोग हैं इसके,
पेट्रोल व शर्करा शोधन में इसका उपयोग होता है। दूसरा H2SO4 के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग होता है। और आपका इसका उपयोग किस में होता है? कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और आपका चीनी के शोधन में, और इसका उपयोग ऊन व रेशम के विरंजन में, और आपका और लिख दीजिए शीतलक के रूप में। शीतलक के रूप में रासायनिक गुण हो गए, भौतिक गुण हो गए, और आपका मतलब ओवरऑल ये है कि ये आपका क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्दी से 50,000 करवाओ, फिर उसके बाद 1 लाख करवाइएगा जल्दी, और फिर मैं आपके लिए और अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा कंटेंट। और 1 लाख पर मैं इस बोर्ड को बदल कर यहाँ पर LED ला के लगा दूँगा आपके लिए। तो LED पर क्या है कि हर चीज़ को आप जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ रहे थे तो इसको 3D डायग्राम के द्वारा समझ सकते हो। नोट्स यहीं पर आपको दिखाई देंगे, अब हर चीज़ को मतलब बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आप इस तरीके से मतलब जो चीज़ कंसेप्टली 3D तरीके से समझ में आएगी तो बहुत बेटर समझ में आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से 1 लाख करवाइए, तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए ये सारी चीज़ें का इंतजाम कर दूँगा। तो तब तक के लिए मिलता हूँ एक अगली खूबसूरत सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।